हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020, इसके अंदर 7 शेड्यूल मेंशन है। उनमें कौन से मैटर्स आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से शेड्यूल में कौन से मैटर मेंशन है, उसका मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसी को ही हम जो है वो आज देखेंगे कि इस कोड से अगर आपको ये शेड्यूल्स का मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ गया तो आप उसको बिल्कुल ईजी कर पाओ। उसको किस तरह हम याद कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दिस इज़ वेरी शॉर्ट सेशन, ठीक है। लेस देन 5 मिनट्स में आपका ये हो जाएगा। बट यहाँ से एक क्वेश्चन अगर इस तरह का बनता है तो वो आपका श्योर शॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि आपका 2020 में पूछा गया था नेट जीआरएफ एग्ज़ाम में कि ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में इसने पूछा था कि अरेंज करो शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4 में जो मैटर्स हैं वो किस तरह जो है वो कौन से शेड्यूल में कौन सा मैटर मेंशन है, उसको ये जो नीचे लिखे हैं उनको मैच द फॉलोइंग करो। जैसे कि मैटर्स फॉर विच प्रोविजन मे बी मेड इन द पेंशन स्कीम, मैटर्स फॉर विच प्रोविजंस मे बी मेड इन अ स्कीम, मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द इम्प्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम या लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री नोटिफाइड, ठीक है। तो नॉलेज के लिए जिन बच्चों ने अभी तक ईपीएफ वाला एक्ट नहीं देखा है, मैं ऑलरेडी इसको करवा चुका हूँ, तो उसको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। उसके बाद इस क्वेश्चन को करना आपका बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। बट अब बात जो आती है वो ये है कि ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसके अंदर जो शेड्यूल्स मेंशन है, तो उसके अंदर जो है वो आपके 7 शेड्यूल मेंशन है। तो उन 7 शेड्यूल में कौन से मैटर्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो अब चेंज हो गए हैं सारे ही। तो अगर तो आपका इस पर्टिकुलर पुराने एक्ट से क्वेश्चन बना रिगार्डिंग शेड्यूल्स, तो वो तो आप मेरा सेशन देखोगे जो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। नए कोड से अगर आपको क्वेश्चन बना रिगार्डिंग शेड्यूल्स तो वो जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपको ये क्वेश्चन बनता है। तो अब पहले हम देखते हैं कि कौन से शेड्यूल्स जो है वो मेंशन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। और इससे पहले तो हम ऑलरेडी 2 कोड कर चुके हैं, ठीक है। और दिस इज़ द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर 2020, और इसके अंदर लगभग 9 एक्ट्स जो है वो मर्ज्ड हैं, ठीक है। जैसे कि इम्प्लाइज कॉम्पनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे मेन, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। देखो 7 शेड्यूल हैं, ओके। पहले एक लिस्ट देख लो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना है, ठीक है। पहला शेड्यूल ऑब्वियसली आपको हर किसी को पता है इतना, अगर आपने अच्छे से लीवर लॉस पढ़ लिए होंगे कि जो पहला जो शेड्यूल है वो मैक्सिमम जो है वो एप्लीकेबिलिटी के साथ डील करता है, या जैसे आपके सेक्शंस होते हैं वो पहले डेफिनेशंस के साथ डील करते हैं। तो पहला तो शेड्यूल डील करेगा एप्लीकेबिलिटी के साथ, ठीक है। दूसरा शेड्यूल डील करता है इम्प्लाइज मीनिंग एंड उसकी लिस्ट। वहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली अब जो इम्प्लाइज़ हैं उनको उनकी जो किस तरह के इम्प्लाइज़ जो है वो इस कोड के अंदर आएंगे, उनको अपडेट किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल दूँ, जैसे गिग वर्कर्स हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो अब इंक्लूड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइज़। तो जो है वो इम्प्लाइज़ कौन होते हैं और उनकी लिस्ट एक प्रॉपर जो है वो इस शेड्यूल में मैंशन की गई है, ठीक। शेड्यूल 3 डील्स विद द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। जो भी ऑक्यूपेशन की वजह से एम्प्लॉइज़ को डिसीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। कुछ हज़ार्डियस वर्क करने की वजह से डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, तो उनकी जो लिस्ट है तो वो जो है वो यहाँ पे इस शेड्यूल में मेंशन की है। देन शेड्यूल 4 विच डील्स विद द लिस्ट ऑफ इंजरीज़, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डिसेबलमेंट होती है। जैसे कि हमने 2 तरह की डिसेबलमेंट पढ़ी थी नॉर्मली, जैसे कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो पार्ट 1 डील्स विद दिस एंड पार्ट 2 डील्स विद पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। शेड्यूल 5 डील्स विद द मैटर्स प्रोवाइडेड इन द स्कीम। जैसे कि पार्ट ए जो है वो डील करता है प्रोविडेंट फंड स्कीम से रिलेटेड मैटर्स, पार्ट बी डील करेगा पेंशन स्कीम रिलेटेड मैटर्स, और पार्ट सी डील करेगा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम रिलेटेड मैटर्स। तो जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर ये जितनी भी 3 डिफरेंट स्कीम्स के बारे में हम पढ़ते हैं उनके बारे में मैटर्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। कि आप कौन से स्कीम के अंदर मैटर्स जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, या कौन से जो है वो वहाँ पे रिलेटेड प्रोविजंस हैं उन मैटर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड शेड्यूल 6 विच डील्स विद द फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ, ठीक है। डिसेबलमेंट होती है, डेथ होती है, उस केस में जो उसको इम्प्लाई जो डिसीज्ड इम्प्लाई है उसकी फैमिली को, उसके लीगल हेयर्स को जो कॉम्पनसेशन मिलती है, उस कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए देर आर सम फैक्टर्स
ठीक है, कि कौन सी इंजरी से कितना उसका फैक्टर का नंबर बनता है एक, उसको फिर उस कैलकुलेशन के फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है। तो उन फैक्टर्स की लिस्ट जो है वो वहाँ पे दी रखी है। एंड द लास्ट शेड्यूल इज शेड्यूल 7 विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स। तो एग्रीगेटर्स एक नया जो है वो यहाँ पे इन्होंने एक डाला है इस नए कोड में। तो एग्रीगेटर्स ऑब्वियसली जो आप जितने भी ओला उबर पढ़ते हो, जो कि मतलब एक प्लेटफॉर्म देते हैं बायर्स को और सेलर्स को एक मीट करने के लिए। जैसे कि ओला है, आपका उबर है ना, वो क्या है, उसका एक वेब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जितने भी बायर्स हैं, सर्विस लेने वाले हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है उसने। तो उन्हीं को बोलते हैं एग्रीगेटर्स। ठीक है, तो उनकी क्लासिफिकेशन, तो ये 7 शेड्यूल्स हैं और उनके रिगार्डिंग ये सामने मैटर्स हैं। अब बात आती है इसको याद कैसे किया जाए, बट उससे पहले एक मॉक क्वेश्चन करो, फिर आपको समझ में आएगा। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्स मेंशन इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें से आपको करेक्ट वन ढूंढना है। ठीक है, तो देखो शेड्यूल यहाँ बोलता है शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 मैटर्स दैट मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द पेंशन स्कीम। ओके, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और एम्पुटेशन एट हायर साइट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स एंड द फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो गया, मतलब इन द सेंस कि याद नहीं हुआ होगा कि कौन से शेड्यूल में कौन से मैटर्स मेंशन है। उसको मैं आपको जो है एक थोड़ा सा स्टोरी लाइन की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है वो उन शेड्यूल्स को याद कर पाओ। देखो, कोई भी कोड बनता है, जितना भी कोड बने हैं या जो लॉज बने हैं, वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? फैक्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में। ठीक है, ओके, तो मतलब हमारा स्टेज 1 तो हो गया कि ये कोई भी फैक्ट्रीज़ हैं, ये जो लॉज हैं ये कोई भी फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज़ द स्टेज 1। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अच्छा, उन फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ में जो एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़। ठीक है जी, फैक्ट्री है, उसके अंदर एम्प्लॉइज़ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। दिस इज़ स्टेज 2। वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये हज़ार्डियस नेचर ऑफ वर्क करती हैं, वहाँ पे होता है, और ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको उस वजह से ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ होना शुरू हो गई। क्या होना शुरू हो गई? उनको उस ऑक्यूपेशन की वजह से डिसीज़ेज़ होना शुरू हो गई। दिस इज़ द स्टेज 3। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक स्टेप और फर्दर जो है वो उनको वहाँ से इंजरीज़ होना शुरू हो गई। उनको इंजरीज़ होना वहाँ पे शुरू हो गई। दिस इज़ द स्टेज 4। और जैसे ही उनको इंजरीज़ हुई तो ऑब्वियसली अब जो इंजर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनको तो काम पे नहीं रख सकते, उनको रिट्रेंच करना पड़ेगा। तो उस केस में, रिट्रेंचमेंट के केस में, बट उनको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम जो है वो पीएफ, पेंशन स्कीम और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स को जो है वो देखना पड़ेगा कि उनको जो है वो ये जो इंजरीज़ हुई, अब उनको जो रिट्रेंच करना है, उस केस में उनको कौन कौन से बेनिफिट्स इनके अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन स्कीम्स को वहाँ पे रेफ़र किया जाएगा। दिस इज़ स्टेज 5। उसके बाद फिर इन स्कीम्स में मैटर्स देखे जाएंगे, प्रोविजंस देखे जाएंगे, और उस बेस के ऊपर उनको कॉम्पनसेशन जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ओके, दिस इज़ द स्टेज 6। और फिर लास्ट में जब कंपनी जो ये जो फैक्ट्री है, अगर इसको लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ उनको हो रही हैं, तो उसके पास क्या ऑप्शन बनता है? अल्टरनेटिव ऑप्शन उसके पास यही है कि अब हम प्रोडक्शन का काम छोड़ के एज ए एग्रीगेटर हम काम शुरू करते हैं, एज ए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, और जो एक्चुअल और कोई प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़, उनको हम बाहर के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए जो है वो एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो वो एज ए एग्रीगेटर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह समझो कि फॉर एग्जांपल पहले जो है वो ओला मान लो खुद की उसकी टैक्सीज थी, बट उसकी टैक्सीज ख़राब हो रही थी, ये हो रहा था, उसको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने उन टैक्सीज को बेच दिया। ठीक है, और उसने खुद से क्या किया? उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और जो अदर टैक्सीज हैं जो कि उनकी अपनी नहीं है, उनको अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा, और बायर्स को उस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा, और एक एग्रीगेटर की तरह काम करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज। सो दीज आर दी शेड्यूल्स एक्चुअली। These are the schedules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और these are the matters जो कि उनके साथ डील करते हैं। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से कि कोई भी जो कोड और लॉस है वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? फैक्ट्रीज़ में। बिल्कुल सही बात है। उन फैक्ट्रीज़ में कौन एक्चुअल में काम करता है? जो है एम्प्लॉइज़।
उन एम्प्लॉइज़ को अगर मान लो वो हज़ार्डियस नेचर ऑफ वर्क करते हैं तो वहाँ पे उनको क्या हो सकती हैं ऑक्यूपेशनल डिसीजेज़, और उसकी एक फर्दर स्टेज वहाँ पे फिर उसके होने लगता है उनको इंजरीज़, और उन इंजरीज़ के बाद उनको जब रिटर्निश करना है तो पहले उनको जो है वो उनकी जो स्कीम्स हैं जिनमें उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं उनको देखा जाएगा, उनके में प्रोविजंस को देखा जाएगा, और उसके बेस के ऊपर उनको कॉम्पनसेशंस दी जाएंगी, और फिर जो एक्चुअल में फैक्ट्री और एम्प्लॉई जो कंपनी है वो एग्रीगेटर की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ द लास्ट शेड्यूल। अब इसको देखो आप सामने, सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल 3। तो अब हमें पता है, ये बोलता है कि शेड्यूल 3 मैटर्स दैट में बी प्रोवाइडेड फॉर इन द पेंशन स्कीम। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि पेंशन तो तब मिलेगी जब पहले वो इंजर्ड होगा, उससे पहले उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होगी, है ना। तो ये तो आगे का काम है, तो शेड्यूल 3 में तो ये नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया। शेड्यूल 4 लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और एम्पुटेशन एट हायर साइट्स। दिस मीन्स कि यहाँ पे ये बात कर रहा है इंजरी की, यहाँ पे ये बात कर रहा है इंजरी की। तो मतलब आपको जो है वो इंजरी वर्ड ना लिखते हुए उस इंजरी प्रॉपर स्पेसिफाई कर देगा कि ये इंजरी हुई है, नाम इंजरी नहीं लिखेगा, तब भी आपको जो है वो खुद से समझना है कि ओके ये इंजरी की बात कर रहा है। तो इस केस में हमने देखा अभी अभी कि शेड्यूल 3 में क्या होगा, उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होगी और उसके बाद उसको इंजरी होगी और उसके बाद उसकी स्कीम्स में प्रोविजन देखे जाएंगे। तो यस दिस इज़ राइट कि जो शेड्यूल 4 है वो यहाँ पे देखो इंजरी के साथ डील करता है। शेड्यूल 5 डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर। तो ये 5 के साथ तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो एग्रीगेटर्स है दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट टू द फैक्ट्रीज और कंपनीज। जब उनके पास उनको पता है कि अब हमारे एम्प्लॉइज़ को डिसीजेस हो रही हैं, है ना, काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो अब हम जो एज ए एग्रीगेटर काम करना है, बट दिस इज़ अ लास्ट शेड्यूल, वो अभी 5वें नंबर पे नहीं आएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ, दिस इज शेड्यूल 6। यस दिस इज़ राइट। अभी हमने पढ़ा कि जब उसको इंजरी हो जाएगी फिर उसकी स्कीम्स को देखा जाएगा कि उसने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, और उसके बाद जो है वो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो ये शेड्यूल 6, और उसके बाद उसको एग्रीगेटर की तरह फैक्ट्री जो है वो काम करेगी। तो इस तरह जो है वो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको, ये आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से आपका सब हर एक चीज़ जो है वो याद रह जाएगी। इसको इस तरह याद रखने की कोशिश करना। अब इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत यहाँ से एटलीस्ट शेड्यूल्स वाले सेक्शन से नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।